बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा जो मैं आपको कभी भी नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन मुझे आपको सुनानी पड़ेगी इसलिए कि जो फ़ैसला साहब हैं पाकिस्तान में, वो होश के नाखून लें और इन चीज़ों को रोकें। और जो एक बदले का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, या जो एक मुकदमात का सिलसिला शुरू होने वाला है कि जनाब किसी पे पीका लगा दिया जाएगा और धमकियाँ लगाई जा रही हैं, वो करने की बजाय अपने गिरबान में झांकें और इन चीज़ों को ठीक करें। मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा कि हो क्या रहा है। और ये ऑडियो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी, और क्योंकि मुझे जिन्होंने भेजी उन्होंने शायद किसी और को नहीं भेजी, मेरे एक दोस्त हैं। अब नाज़रीन, सनम जावेद को पेशावर से गिरफ़्तार कर लिया गया। पहली खबर तो ये है, गिरफ़्तार क्या किया गया, उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। क्योंकि गिरफ़्तारी तो वो होती है कि आपको कोई रोकता है, वो अपनी शनाख्त करवाता है, उसके बाद वो दिखाता है कि जनाब ये मेरी पहचान है, फिर ये FIR है, इस पर आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है, या ये अदालती फ़ैसला, इस पर आपको गिरफ़्तार किया जा रहा है। नॉर्मली गिरफ़्तारी का एक पूरा प्रोसीजर होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक होता है। इमरान खान साहब को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था, तो वो गिरफ़्तारी का प्रोसीजर ही गलत था, और वो जो जगह जहाँ से गिरफ़्तार किया गया था वो भी गलत थी। अदालत के अंदर से तो आप उठा नहीं सकते किसी साहिल को। तो इसी तरह ये भी गिरफ़्तारी एक गैर कानूनी और गलत गिरफ़्तारी है। गिरफ़्तारी बाद में हो जाएगी। ये अभी तक तो जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ मुझे तो नहीं पता कहाँ पे है वो, और सनम जावेद के बारे में कोई इतला तो नहीं आई। वो खैबर पख्तूनख्वा में महफूज थी, और वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई थी कि जी आप यहाँ पे रहें। और क्योंकि वहाँ पे देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, तो वहाँ जाने वालों को ये लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, कि वो वहाँ महफूज हैं। लेकिन ये जो सनम जावेद को उठाया गया है, इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि जब भी इदारे किसी को उठाना चाहेंगे वो वहाँ से भी उठा लेंगे। अगर किसी ने पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में भी रहना है तो मुज़ाहमत का बंदोबस्त होना चाहिए। कम से कम इतने लोग साथ होने चाहिए कि 2-4 गाड़ियों में लोग आके आपको गिरफ़्तार करके या उठा के ना ले जाए। अब मेरे बहुत सारे दोस्तों को समझ आ गई होगी जो तनकीद करते थे कि इमरान रियाद अपने साथ 3-3 गाड़ियाँ लेकर क्यों घूमता है खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ पर तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है PTI की, तो अब उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि मैं इसीलिए बंदोबस्त करता था कि मुझे कोई उठा के यहाँ से ज़बरदस्ती ना ले जाए और यहाँ पे कोई ड्रामा ना हो जाए। सनम जावेद जा रही थी, और ये कैंट का इलाका है। यहाँ पे एक डबल केबन डाला आ गया, वीगो डाला, और एक और गाड़ी आ गई। इन्होंने आगे पीछे से घेर के रोक लिया, और फिर 5 लोग उन गाड़ियों में से निकले। उन्होंने वहाँ से सनम जावेद को ज़बरदस्ती घसीटते हुए वो ले गए। अब ये इंतहाई सिक्योरिटी वाला इलाका है। पास ही जो है वो एहलकार खड़े हुए थे, उनमें से कोई भी आगे नहीं हुआ, किसी ने पूछा ही नहीं, बल्कि आवाज़ें भी देते रहे, कोई भी नहीं आया। और CCTV फुटेज भी नहीं आई कि कोई CCTV फुटेज जब तक सामने आ जाती कि जनाब ये CCTV फुटेज है, इसके अंदर देखा जा सकता है कि ये वाली गाड़ी आई है, ये वाली दूसरी गाड़ी आई है, ये वाले लोग आए हैं, ये सनम जावेद को उठाकर ले गए। CCTV फुटेज भी नहीं आई। हम सारे जानते हैं एजेंसियों की कार्रवाई है, एजेंसियाँ ही उठाती हैं इस तरीके से। और सनम जावेद की बहन को थोड़े दिन पहले उठाया गया, फलक जावेद को, उन्हें भी एजेंसियों ने उठाया, ऐसे ही उठाया। अब सनम जावेद को उठा लिया गया पेशावर से, एक बहन को इस्लामाबाद से उठाया गया, दूसरी को पेशावर से उठाया गया। मुझे इनके वालिद गिरामी के ऊपर बहुत हमदर्दी है कि वो बहुत मुश्किल वक्त देख रहे हैं। पहले उनकी एक बेटी को बड़ा लंबा अरसा गिरफ़्तार रखा गया, अब उनकी दूसरी बेटी को गिरफ़्तार किया गया है। बकौल उनकी दूसरी बेटी के जो फलक जावेद हैं वो ये बताती हैं कि उनके ऊपर ना सिर्फ तशद्दुद के तरीके आजमाए जाते हैं, बल्कि उनको ज़हनी तशद्दुद किया जाता है, और कुछ वहाँ पर उनके साथ बड़ी ज़ूमानी और बड़ी घटिया गुफ्तगू भी की जाती है, जो यहाँ बताना तो मुनासिब नहीं है। लेकिन वो खातून होने के बावजूद उन्होंने इतना बर्दाश्त किया कि उन्हें फिर वो बोलना पड़ा। अदालत में आकर उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरे साथ किस किस्म के अल्फाज और घटिया गुफ्तगू इस्तेमाल की जाती है दौरान तफ्तीश। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ जो अली अमीन गंडापुर साहब के हमायती हैं, वो सोशल मीडिया पे जश्न मना रहे हैं कि जनाब हमने सनम जावेद की अगवा की FIR दर्ज कर ली है, और साथ में हवाले ये दे रहे हैं जश्न मनाने के कि पंजाब में जब इमरान खान साहब पे गोली चली थी तो PTI की हुकूमत होने के बावजूद ये कहा जा रहा है जी तब FIR नहीं हो सकी। और देखिए, हमने सनम जावेद की अगवा की FIR यहाँ पे नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ काट दी है। तो मैं ज़रा थोड़े हक़ाइक़ बता दूँ। इमरान खान साहब पे जब गोली चली पंजाब में तो FIR दर्ज करने पे किसी को एतराज़ नहीं था। इमरान खान साहब ने कुछ जर्नैलों को नामज़द कर दिया था, जिसके ऊपर फिर पंजाब हुकूमत के कहने के बावजूद पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी, और बार बार पंजाब हुकूमत को और इमरान खान साहब को ये पैगामात भिजवाए जा रहे थे कि आप नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा लें, फौरी तौर पर दर्ज हो जाएगी, और आप नामज़द ना करें। फैसल नसीर साहब को नामज़द किया हुआ था, कोई 1-2 लोग और थे, उन्हें नामज़द किया हुआ था इमरान खान साहब ने, जिस पे बड़ा एतराज़ था कि जी ये हम नहीं होने देंगे, और फिर नहीं हुई FIR।
तो यहाँ पे कोई गंडापुर हुकूमत ने कोई किसी जर्नैल के ऊपर एफआईआर नहीं की, नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर की है। और ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर होती हैं। इसको कारनामा बता के वो क्या साबित करना चाहते हैं गंडापुर साहब के हमायती, कि कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई कारनामा कर दिया है। कारनामा तो वो होता है कि सनम जावेद को वज़ीर आला हाउस के करीब से उठाकर ले गए तो गंडापुर साहब उनको वापस बाजियाब करवा लेते और पूरे पेशावर को जैम कर देते, हर चीज़ को बंद कर देते, दाखिली खारजी रास्ते सब बंद कर देते और फिर तफ्तीश करते, ढूंढते, सीसीटीवी फुटेजेस को देखते और इस बात को सीरियस ले लेते। लेकिन ऐसा लगता है कि एफआईआर दर्ज करके जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ दी गई है। बहरहाल अब ये दोनों बहनें जो हैं वो पंजाब में पहुंचा दी जाएंगी। गालिबन जो सनम जावेद हैं उन पे क्योंकि एक सज़ा उन्हें हो चुकी है 9 मई के मामले में, तो उसमें उनको डाल दिया जाएगा। जबकि जो दूसरी बहन है उस जज साहब जो हैं उसका रिमांड पे रिमांड दे रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के DGISI आसिम मलिक साहब को बतौर DGISI काम जारी रखने की हिदायत कर दी गई है। सादा लफ्ज़ों में ये है कि उन्हें एक्सटेंशन मिल गई है, यानी इनकी जगह कोई और ऑफिसर इस काबिल नहीं था कि जिम्मेदारी अदा कर सके, या कम अज़ कम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की नज़र में अब वो किसी और को इस काबिल नहीं समझते, उन्होंने इन्हीं को कंटिन्यू करवा दिया है। देखिए कि वजह एक ये भी बताई जा रही है कि हालात बहुत मुश्किल हैं, पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी है, जबकि भारत भी दोबारा हमला कर सकता है, लिहाजा ताहुकुम सानी वो अपना काम जारी रखेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी ना तो उस वक्त फैज़ हमीद को तब्दील करने का फ़ैसला किया गया और जनरल बाजवा ने फैसला किया कि वो जनरल नदीम अंजुम को लाएंगे। बाद में जनरल बाजवा ये भी कहते रहे कि जनरल नदीम अंजुम को लाना उनकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई, लेकिन चले फैसला हो गया कि नदीम अंजुम साहब को लेकर आएंगे और जनरल फैज़ हमीद को हटा देंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हालात ऐसे हैं, खित्ते में बहुत बड़ा गेम चेंजर हो रहा है, अमेरिका यहाँ से निकल कर जा रहा है। एक इनखला की सिचुएशन के बाद यहाँ पे अफ़गानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से हमें एक DGISI को थोड़ा अरसा और कंटिन्यू करवाना चाहिए। लेकिन तब बहुत सारे लोगों ने ये आर्गूमेंट दिया कि फ़ौज के तमाम अफसरान बड़े काबिल हैं, जो बाकी जर्नैल हैं वो भी इतनी काबिलियत रखते हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब कोई आसमान से उतर कर नहीं आए हुए, और लिहाजा अब जो अगला जर्नैल है उसको लाया जाए और वो आकर अपना काम करे। ये उस वक्त आर्गूमेंट आ रहा था। लेकिन अब वो लोग ये कह रहे हैं कि जी हालात बहुत ख़राब हैं, लिहाजा जनरल साहब को कंटिन्यू करना पड़ेगा DGISI के तौर पे। तो ये इनके मौक़िफ़ बदलते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मौक़िफ़ वही होता है जो आर्मी चीफ़ का मौक़िफ़ होता है। आर्मी चीफ़ को जो सूट करता है एक्चुअली वही मीडिया का मौक़िफ़ बन जाता है, पाकिस्तान में जो टाउट्स हैं उनका वो मौक़िफ़ बन जाता है और वही इदारे का मौक़िफ़ भी बन जाता है। जब आर्मी चीफ़ ये चाहे कि एक नया DGISI लाना है तो फिर सारे जर्नैल काबिल हो जाते हैं और किसी को भी ला के बनाया जा सकता है। लेकिन जब आर्मी चीफ़ ये चाहे कि यही DGISI कंटिन्यू करेगा तो फिर कोई भी इस काबिल नहीं होता कि उनकी जगह ले सके। सादी बात यह है, बिला वजह इतनी लंबी बहस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब नाजरीन, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो ऑडियोज़ वाला मैंने आपको मामला कहा था, तो ये 2 ऑडियोज़ है मेरे पास। पहली ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ, फिर दूसरी थोड़ी सी मैंने स्पीड इसकी तेज़ की है क्योंकि ऑडियो बहुत लंबी है। ये नौजवान है, इनका ताल्लुक़ है जनाब आज़ाद कश्मीर से, और इनके साथ जो वाक़या पेश आया, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट गए अपने भाई को छोड़ने के लिए और वहाँ से वापसी पे इनके साथ पुलिस ने क्या वाक़या किया, ज़रा ये वाक़या आप सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं अहमद भाई? खैरियत है? से ठीक है। अच्छा भाई, असल में ये हुआ ना कि हम लोग इधर से भाई की फ़्लाइट थी तकरीबन 4 बजे की, तो 12 बजे इन होना था। हम 4 लोग इधर से गए, मैं मेरे भाई थे साथ जो ओमान गए। इफ्तिखार नाम है उनका, मेरा नाम अयाज़ है, अयाज़ अशरफ। मैं बेसिकली निकियाल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो है ना अभी रिसेंटली हम लोग इधर कोटली में रह रहे हैं। ठीक है, तो मेरे जो दूसरे थे वो एक गोई का लड़का था, वो दोस्त था मेरा, और दूसरा भी मेरा दोस्त था, वो शायद नाम का लड़का है, वो खड़ गुजरा रहता है इधर। ठीक है, तो हम लोग इधर से गए, तो जाते हुए इन्होंने ना हमें जो ही इंटर हुए हैं इस्लामाबाद में, तो हमें इन्होंने एक जगह पे रोका है, उधर चेकिंग वगैरह की है। ठीक है, तो उधर भी हम उनको ये लोग कह रहे थे कि जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। हम लोगों ने A to Z हर एक चीज़ इनको क्लियर की है। ठीक है, हम लोग ने क्लियर किया, इन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग जाएं। ठीक है, हम लोग गए, बाइक को हमने उधर ड्रॉप किया, उन्होंने हमें रिस्पांस किया कि आप जो है ना हमारी बोर्डिंग कंप्लीट हो गया तो आप लोग वापस चले जाएं। ठीक है, हम जो ही तकरीबन 8-10 मिनट की मुसाफत पे हम लोग आगे आए ना एयरपोर्ट से,
तो गाड़ी पे आगे ये जो है ना चौकी पे हम लोगों को इनने रोका है। ठीक है, रोक के फिर इन्होंने ये बात बोली है कि जो है ना आप किधर से आए हैं, क्या सीन है, जैसे पूछते होते हैं। तो हम लोगों ने कहा कश्मीर से। इन्होंने लिटरली कश्मीर का नाम सुनते ही ना इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गाड़ी साइड पे लगवा दी। गाड़ी साइड पे लगवाई जब, तो फिर मैं आके जो लड़का था जिसके पास लाइसेंस था, ड्राइविंग कर रहा था, वो उससे चेकिंग वगैरह किया, सारा कुछ किया। फिर हमसे चेकिंग किया, गाड़ी की ओवरऑल चेकिंग किया सारी। ठीक है, कुछ भी नहीं मिला उनको। ठीक है, फिर हमको कहते हैं कि हमने ऐसे अपने हाथ में, जैसे कैजुअली बंदा फ़ोन पकड़ता है, ऐसे हमने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था। जब उनको कुछ भी नहीं ना मिला, आधा घंटा वो देखते रहे, कोई भी सुराग ढूंढते रहे कि हम इनको किसी भी तरीके से फंसाएं, लेकिन वो नहीं हो सका। उनने कहा कि आप लोग हमारी वीडियोस बना रहे हैं। मुझे डायरेक्टली पॉइंट आउट करके उन्होंने बोला कि आप हमारी वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं वीडियो बना रहा, आपके पास क्या सबूत है? मैंने उसी वक्त फ़ोन ओपन करके मैंने कहा ये देखें आप, मेरे पास ये जो रिसेंटली क्लिक हुई हुई चीज़ होती है ये इधर शो हो जाती है। अगर मैंने आपकी वीडियो बनाई होती तो ये इधर आपको शो हो जाती। ठीक है, उनने बोला कि नहीं जी, आप जो है ना आपने वीडियो बनाई है तो आप पे 295 का एफआईआर कटेगी। ठीक है, तो आप थाने में चलो। ठीक है, थाने में चलो ही चलो। ठीक है, उस वक़्त मुझे उन्होंने कहा कि आप बाइक पे बैठो, और जो दूसरे लड़के थे हमारी गाड़ी में, वो एक पुलिस वाला आके बैठा है, तो वो चले गए, कह रहे थाने में आओ। वो लोग आगे चले गए। ठीक है, तो जो हमारे जिसके साथ मैं गया हूँ ना, पुलिस वाला था जो, ठीक है, उसने उसको इन लोकेशन नहीं बताई कि कौन से रास्ते से जाना है। तो हम लोग आगे गए, तो उसने बार-बार उसको कॉल्स किए, कॉल्स करता रहा कि कहाँ पहुँचे हो आप लोग, मैं कौन से रूट से हूँ, क्या करूँ? उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और ये वाला पुलिस वाला जो मेरे साथ था, इसने उसको काफ़ी सारी गालियाँ भी दी हैं कि ये मुझे बता के बगैर चला गया है। ठीक है, मुझे तकरीबन इस सिलसिले में 10-15 मिनट जो है ना डिले हो गया मेरा। वो लोग पहले से ही चले गए थाने में, मेरे दोस्त और वो जो दूसरा बंदा था पुलिस वाला। जब वहाँ पे मैं इंटर हुआ हूँ ना 10-15 मिनट के बाद, तो मैं ऐसे मेरा कोई सीन नहीं। मैंने कहा हमने लोगों ने कौन सा जुर्म किया हुआ है, कोई ऐसा वाला सीन नहीं है। तो मेरा तो ज़ुबैम गुमान में ही नहीं था कि ये आगे इतना ज़्यादा तशद्दुद कर सकते हैं या कोई ऐसा वाला सीन होगा। जो ही हम इंटर हुए, आगे ऑफिस था, तो हम तकरीबन 4 बंदे थे। ठीक है, 4 बंदे थे। तो जो ही मैं अंदर गया हूँ तो उन्होंने कहा कि तुम वीडियो बना रहे थे। मैंने कहा आप, मैंने उधर भी फ़ोन चेक करवाया था, अभी भी आपके पास ही था मेरा फ़ोन, तो मैं वीडियो किधर से बना रहा था? तो एक ने क्या किया कि मेरा फ़ोन लॉक्ड हुआ ही था फ़ोन मेरा, तो उसने साइड से वीडियो ऑन करके, तो उधर उसने क्या किया है कि वीडियो बनाने की, ऐसे रैंडमली वीडियो बनाने की कोशिश की है। मैंने उससे फ़ोन खींच लिया। मैंने कहा भाई बात सुने, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये आप सरेआम ये मेरे सामने ये बात कर रहे हैं कि आप मेरे फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं ताकि आप ये कह सकें कि ये लोग हमारी वीडियो बना रहे थे। तो वो कहता है कि हम लोग सबूत झूठे बनाएँगे। ये उसके अल्फ़ाज़ हैं कि हम लोग सबूत झूठे बनाएँगे और आप लोगों को अंदर करेंगे। ठीक है, और आपके जो हशर करेंगे आप लोगों का। सिर्फ़ हमने पूछा हमारा क्या जुर्म है? उन्होंने कहा कि आप लोगों का ये जुर्म है कि हमारे 75 बंदे जो हैं पुलिस एहलकार हैं, वो इधर पिम्स में एडमिट हुए हुए हैं, आप लोगों ने उनको मारा है। हमने कहा हमने नहीं मारा भाई, हमारा ऐसा सीन ही नहीं हुआ। जो आपके पास क्या सबूत है कि हम लोगों ने मारा है? ठीक है, फिर उन्होंने नहीं, एक नहीं सुनी, हमें मारना शुरू कर दिया। ठीक है, मारते रहे काफ़ी। फिर हम लोगों को खड़ा किया ने, खड़ा करके फिर बोलते हैं कि माफ़ी माँगो और ये बोलो कि कश्मीर मुर्दाबाद, हम लोग आपको छोड़ देंगे। माँ-बहन की गालियाँ दी हैं। ठीक है, जो हकीकत है। मैं बताऊँ आपको कि मेरी वालदा इंतकाल कर चुकी हैं। मुझे जब वालदा की गाल दी तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा आपके घर माँ-बहन नहीं है, इस वजह से भी मुझे उसने मारा है। ठीक है, मैं उनको ये बात बोली है कि उनने जब बोला ना कि आप लोग मुर्दाबाद के नारे लगाएं, हम तीनों मुकर गए उनको। हमने कहा नहीं, नारा नहीं मारेंगे तो नहीं मारेंगे। इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा, इतना मारा। ठीक है, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता। इवन मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। दो दो बंदे एक बंदे को मार रहे थे, समझे? ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि एट लास्ट मैंने उनको बोला, जब मैंने बेबसी देखी ना, मैंने कहा मेरे सर में माइग्रेन है। एक्चुअली मैं काँप रहा था उस टाइम। मैं कभी ऐसा तशद्दुद, ज़ाहिर है हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा ही होगा। ठीक है, मैं काँप रहा था। मैंने कहा मेरे सर में माइग्रेन है। भाई आप इंसान हो, हैवान हो, आप लोगों का मसला क्या है? मुझे ये
तक तो मैंने कहा मुझे साइड पे करो, 1 मिनट मुझे मेरी बात तो सुनो जालिमो। मुझे साइड पे बिठाया ने, पानी पिलाया ने, तो उस वक्त उनको ये फील हुआ कि ये क्या पता इसका इशू बन जाए, सीरियस इशू बन जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हमारा हमसे फ़ोन नंबर कलेक्ट किए, ठीक है, बाकी जो है ना एड्रेस वगैरह डिटेल लिखी है, बाकी हम लोगों की पिक्स बनाई हैं अकेले अकेले में, फिर एक ग्रुप पिक्स बनाई है तीनों की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये बात बोली है कि अगर आप लोग इधर से अगर इधर से बाहर किसी को ये बात पता चले तो आप याद रखिएगा आप जान से मारे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या हुआ कि मैं बाहर आया हूँ, तो फिर मैंने आते हुए उनको ये बात बोली है, मैंने कहा आपने हमें नाहक मारा है, ये बात याद रखिएगा। फिर उन्होंने हमें एक तरह से लातों से मार के बाहर निकाला है, ठीक है। ये तो सारी दास्तान हुई है। फिर हम लोग इनका ये आप देखें ना कि हम बाहर आए, ठीक है, ये हमारे साथ बाइक पीछे इन्होंने रखा गाड़ी की कि ये क्या कर रहे हैं, किसी को कॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी सीन हुआ है। हम लोग मेन रोड पे आए तो ये इन्होंने आके बताया कि हम इस रास्ते से जाएं, आगे आपको कोई और मिलेगा तो कोई और भी आपको मारेगा। हिसाब लगाएं आपका आप इनका। तो फिर ये हुआ कि हम लोग आए, आगे एक और चौकी थी, उधर भी हम लोगों की चेकिंग किया उन्होंने। उन लोगों को हमने बताया कि पीछे हमारी बहुत ज़्यादा उन्होंने तशद्दुद किया हम पे, तो उन्होंने फिर जाने दिया हमें। तो ये सिलसिला हुआ है, देख लें आप। इस कदर मतलब तशद्दुद हुआ है, 1 घंटा मुसलसल वो उन्होंने मारा है, और मतलब एक तरह से हम लोगों को डराने की कोशिश की है। तो नादरीन, ये आपने सुना ऑडियो का मामला। अब ये बच्चा बता रहा है कि ये सिर्फ अपने भाई को छोड़ने गए थे और उसके ऊपर ने कितना मारा गया। और सबसे खौफनाक बात यह है कि वो ये क्लेम कर रहा है कि उसको कहा गया कि कश्मीर मुर्दाबाद बोलो। ये नफरत को क्यों बढ़ाना चाहते, कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? इस्लामाबाद की पुलिस तशद्दुद करने गई थी ना आज़ाद कश्मीर में, वो तो यहाँ नहीं आए थे। उन्होंने तो पहले अनाउंस किया हुआ था और उनके सारे जायज़ मुतालबात हैं, और इतने जायज़ हैं कि वफाकी हुकूमत और वहाँ की हुकूमत दोनों ने मिलकर वो मुतालबात माने हैं। तस्लीम किया कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, आपके 38 के 38 मुतालबात जायज़ हैं। ना सिर्फ वो सारे माने बल्कि 4 मुतालबात मज़ीद माने। अब वो अपने जायज़ मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं, आप वहाँ चले गए यहाँ से मारने के लिए। तो अब जब तसादम हुआ तो हर दफ़ा लोग आगे मार खाने वाले तो नहीं होते, यानी औरतें और बच्चे हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, कई जगह पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आगे से मारेंगे भी, और ये पार्ट ऑफ द ड्यूटी है। लेकिन रियासती इदारों को ज़्यादा अक्लमंद, समझदार और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये नफ़रत जो फैलाई गई है ये इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल है और इंतहाई तकलीफ दह सूरत हाल है। इसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये बात ना सिर्फ पुलिस को बताई गई, अफसरान को बताई गई, बल्कि वफाकी वुज़रा को भी पता है। और मैं वो सबूत भी आपके सामने रख देता हूं, ज़रा ये भी आप सुन लीजिए कि इसके बाद इन बच्चों ने क्या किया। अच्छा, फिर हम लोग वापस आए ना, तो फिर सुबह ज़ाहिर है हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इधर हमारे मीडिया चैनल्स हैं, उनको भी इन्फॉर्म करना था। ज़ाहिर है जो हमारे साथ हुआ है हम नहीं चाहते वो किसी और के साथ हो। बाज़ लोगों की फैमिलीज़ भी होती हैं। इनफैक्ट मैं इतना ये कह सकता हूँ कि ये लोग फैमिलीज़ को भी नहीं माफ़ करते होंगे, ठीक है। तो हम आए इधर, तो ऐसे ग्रुप में 1-2 वॉइसेस वगैरह शेयर हुई हैं, हमारे कॉन्टैक्ट वगैरह शेयर हुए हैं। तो उधर से ना शौकत मीर साहब ने हमें कॉल किया अपने पर्सनल नंबर से। तो उन्होंने हमसे डिटेल वगैरह ली, सारा कुछ पूछा। फिर उन्होंने बोला ये कि आप लोगों ने इस तरह कोई भी मतलब अभी नहीं, कुछ भी नहीं करना, जब हमारी कॉल का वेट करना है, ठीक है। हम लोग इन्फॉर्म करते हैं डीआईजी साहब को, और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब को हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो फिर शाम को डीआईजी साहब की, जवाद तारक साहब की कॉल आई थी, तो उन्होंने सारी डिटेल्स ली हैं, गाड़ी की भी सारा कुछ किया। तो उन्होंने मेक श्योर ये किया है कि 2 दिन में इसका आउटपुट इंक्वायरी वगैरह करके सब कुछ निकल आएगा। तो यह है कि हम होप्स हैं कि इसका कोई ना कोई वो हल निकालें। अब उन्हें 2 दिन का कहा गया था, तो आज 2 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और पुलिस को ऐसी हरकतें ज़ेब नहीं देती। सीनियर अफसरान को नोटिस लेना चाहिए। और कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, किसी को भी मुर्दाबाद का नारा लगाने का या लगवाने का या ज़बरदस्ती लगवाने का कोई इख्तियार नहीं है। अब नादरीन, एक और ख़बर है, और ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों लड़ रही है PMLN से। इसके बारे में कुछ इत्तलात आती रहती है। तो ये नूरा कुश्ती है, सब जानते हैं। अगर नूरा कुश्ती ना होती तो अभी तक तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद ले आते और इनका वज़ीर-ए-आज़म उठा के बाहर फेंक देते।
लेकिन नूरा कुश्ती है, और नूरा कुश्ती सिर्फ इसलिए है कि थोड़ी तवज्जो मिल जाए पब्लिक की, हम अपने अपने लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर लें, थोड़ा जो खीर बट रही है उसके अंदर से कुछ हिस्सा हमें ज़्यादा मिल जाए। पाकिस्तान को बांट रहे हैं ना आजकल सारे, कोई यहाँ से मादनियात उठा रहा है, अमेरिका को मादनियात दे रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है, कोई सियाहत ले रहा है, कोई पानी ले रहा है, कोई ज़राअत ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई पाकिस्तान में मौज लगी हुई है माफिया की। जो चीनी वाला माफिया है वो अपनी कमाइयाँ अंधाधुंध कर रहा है, जो गंदम वाला माफिया है वो अपनी कमाइयाँ कर रहा है, सियासी माफिया अपनी कमाइयाँ कर रहा है। इस वक्त दिहाड़ी चल रही है पाकिस्तान में, सबको उसके अंदर हिस्सा चाहिए, हिस्से की लड़ाई है और तो कोई लड़ाई है नहीं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 27वीं आईनी तरमीम से पहले अपना अपना रेट सारी पार्टियां बढ़वाना चाहती हैं। यही काम एमएल वली खान साहब भी करना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी भी करना चाहती है। सबको पता है कि रेट बढ़ने का एक ही तरीका है, 27वीं आईनी तरमीम से पहले की तरह थोड़ी नाराज़गी शो कर दी जाए। दूसरा एक एक्सटेंशन और आ रही है डीजीआई से, की तो होगी, आर्मी चीफ की भी हो जाएगी। तो वो जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है उससे पहले भी सारे अपना अपना रेट लगवा रहे हैं कि जनाब कुछ हमें भी मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, हम भी यहाँ बैठे हैं राहों में, हम भी इस सारे गेम का हिस्सा है। तो सारे अपना अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन आज जो मैंने एक मंजर देखा ये बड़ा मज़ेदार है। एएनपी के कारकुनान कलाशन कोफियाँ उठाकर, बंदूकें उठाकर, बड़े बड़े छन्ने लगे हुए हैं, बेहतरीन असला उठा के वो सारे के सारे हुक्मरानों को चैलेंज कर रहे हैं नाम ले लेकर। फलाने को भी चैलेंज, वज़ीर आज़म को चैलेंज, वज़ीर दाखिला को भी, फलाने को भी चैलेंज, नाम ले लेके सब खुल के चैलेंज कर रहे हैं। एएनपी के कारकुन बंदूकें उठाई हुई हैं, वहाँ पे तकरीबन दर्जनों लोग इकट्ठे हैं, सब ने बंदूकें पकड़ी हुई हैं कि हम अपने लीडर की हिफाजत खुद करेंगे। लेकिन अगर आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करेंगे, जब इमरान खान साहब की सिक्योरिटी वापस ली गई निज़ाम की जानिब से, अगर उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या मियाँ वाली से लोग आ जाते, खैबर पख्तूनख्वा से या लाहौर से ही निकल आते, बंदूकें उठाकर इसी तरह की एक वीडियो बना देते, तो ये निज़ाम क्या करता? आपको पता है, वो इमरान खान को तालिबान खान डिक्लेयर करके पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दे देते। लेकिन क्योंकि ये एएनपी के लोग हैं और आजकल एएनपी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है और एएनपी की पीटीआई के साथ लड़ाई है, लिहाजा हर हाल में पीटीआई के साथ लड़ने वाले हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देगा ये निज़ाम। अब ये मनाजिर तो जबरन हुकूमत ने जो किया उसके नतीजे में ये लोग ऐसे असला लेकर आए ना। पठानों का तो वैसे भी शौक़ है असले का, उनके पास तो सबके पास हथियार होते हैं। मैं भी रखता हूँ हथियार, बाकी सारे पश्तून भी रखते हैं और रखने भी चाहिए। जिसको शौक़ है वो रख सकता है, वहाँ पे अलाउ है पाकिस्तान में, कानूनी तौर पे आप हथियार रख सकते हैं। लेकिन मैं बात ये नहीं कर रहा कि उन्होंने हथियार रखा क्यों या उठाया क्यों, वो उनकी अपनी सोच है। मेरी सोच ये है कि अगर यही काम इमरान खान साहब की पार्टी के किसी बंदे ने किया होता तो उसके साथ क्या होता। ज़रा एक लम्हे के लिए ये सोचिए और अंदाज़ा लगाइए। इस्लामाबाद में जो एक झंडा टीटीपी का दिखाई दिया, उसके बारे में कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये झंडा इंतज़ामिया ने खुद लगवा के खुद खबर चलवाई है। वजह यह है ताकि रेलिवेंसी बढ़ जाए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की, और एक माहौल बनाया जाए कि देखिए जी वो यहाँ तक पहुँच गए हैं, हमें फौरी तौर पे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे कि माजी में कहा गया कि दहशतगर्द स्वात पहुँच गए, अब इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं, मारगला की पहाड़ियों पर आ गए हैं, लिहाजा एक ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है। बहुत सारे ऑपरेशन हुए लेकिन आज तक पाकिस्तान में अमन नहीं आया। हर ऑपरेशन के बाद अमन की बजाय बदअमनी बढ़ जाती है। अब एमएल वली खान साहब जो है उनकी गिरफ्तारी की इतलात आई, लेकिन सारी तरदीद भी आ गई कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, और मुझे नहीं लगता उनकी गिरफ्तारी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि एमएल वली खान साहब रुजू कर लेंगे बहुत जल्दी और चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, क्योंकि उनके बेनिफिट्स बहुत बड़े हैं ना। एक तो उन्हें सेनेटर बनाया बलूचिस्तान से, तो हम सब जानते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बलूचिस्तान से सेनेटर बनाया, तो वो एस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी मोल नहीं ले सकते। दूसरा, एमएल वली खान साहब जो हैं वो मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर, ये इस्लामाबाद की सबसे पोश लोकेशन है मिनिस्टर्स इनक्लेव। मैंने एक दो दफ़ा अंदर से देखा। एक दौर में मैं गया था नवाज शरीफ साहब के दौर में, और एक दफ़ा मैं पीटीआई के दौर में गया था। ये दो अदवार में मैं उसके अंदर गया हूँ। मैंने जाके अंदर से देखा क्या वो लेविश किस्म का लाइफ स्टाइल है। अंदर बड़े बड़े खूबसूरत बंगले बने हुए हैं, बड़ी प्यारी सड़कें बनी हुई हैं, बागात हैं, जंगल है, बहुत प्यारा है। मिनिस्टर इनक्लेव जो है ना, वो किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि उसको अंदर से जाके देखे, इतना प्यारा है वो। वहाँ पे बंगला नंबर 7 जो है, 7 नंबर, ये सवाल किया गया एमएल वली खान से कि आप ये बंगला नंबर 7 में क्या कर रहे हैं, आप इसे क्यों नहीं छोड़ देते, आप तो मिनिस्टर भी नहीं हैं, तो मिनिस्टर इनक्लेव में आपका बंगला क्यों है। तो साथ ही एमएल वली खान साहब गुस्सा कर गए। उन्होंने कहा जी क्यों, मैं क्यों छोड़ूं, तुमने मुझे दिया। और यार बात ये है, कौम के पैसे से आप वहाँ पे रहते हैं, आप तो मिनिस्टर नहीं है ना, आप हुकूमत का हिस्सा है, बल्कि आपकी तो हुकूमत के साथ लड़ाई चल रही है, तो आप वो बंगला छोड़ दे। बंगला भी नहीं छोड़ेंगे, बंगले के अंदर भी रहेंगे। मिनिस्टर इनक्लेव का बंगला नंबर 7 जो है, एमएल वली खान साहब उसमें रहते हैं और उसको छोड़ते भी नहीं है। अच्छा, उन्होंने वजह ये बताई कि और लोग भी तो रहते हैं।
यानी और लोग अगर गलत काम करते हैं तो मैंने भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। इसको देखने का एक एंगल और भी है। अब एमएल वली खान साहब ये कहते हैं कि हम महरूम लोग हैं, हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं, हमेशा हम छोटे सूबे के लोगों को कुचला गया है, हम क्यों ना उन वसाइल के अंदर हिस्सेदार बने जो अय्याशी पंजाब के सियासतदान करते हैं। एक उनकी ये भी सोच है। अब इस एंगल से देखें तो बात गलत नहीं है कि यहाँ पंजाब से लोग आते हैं, इधर भी वो घर उसका, वो भी उसका, वो भी उसका, वो भी उसका, तो ये हमें कब हिस्सा मिलेगा, ये खैबर पख्तूनख्वा के बलूचिस्तान के लोग कहते हैं। लिहाजा ये अब बंगला नंबर 7 जो है ये उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस तो बन गया, लेकिन वो बंगला छोड़ने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। नाजरीन, एक और खबर है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर रही है एक नौजवान लड़की, 22-23 साल की लड़की है। प्रॉब्लम क्या खड़ी कर रही है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।